ईशानी और राजीव ने रीना की लाश को बीच में बैठाया, गर्दन को संभालने के लिए कुशन लगाया, गर्दन पर बने उंगलियों के निशान को छिपाने के लिए उसे स्कार्फ पहनाया और चल पड़े एक लाश लिए इंडिया की सबसे बिजी सड़कों पर। 1000 करोड़ की लाश, 1000 करोड़ की लाश। Narrated by नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कुछ एक घंटे के बाद वो घर पहुंचे। इस दौरान ईशानी रीना का मोबाइल लेकर रोहित से लगातार चैट किए जा रही थी। उसने रोहित को बताया कि मीटिंग अच्छी रही एंड फाइनली आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग हर कंपनी। कुछ देर बाद ईशानी ने रीना के मोबाइल से रोहित को एक मैसेज किया और कहा कि मैं शायद आज रात ईशानी के घर पे ही रुकूंगी, दोपहर तक आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक है। शी इज़ गुड टू मी, गुड नाइट, लव यू। ईशानी ने बड़ी आसानी से रोहित को कन्विंस कर लिया। तभी घनश्याम ने कार के ब्रेक लगाए और बाहर निकल गया। उसने ईशानी की बिल्डिंग के प्राइवेट गैराज का दरवाज़ा खोला और कार को सीधा अंदर ले गया। ईशानी कार से निकली और अपने फ्लैट की तरफ चली गई। राजीव और घनश्याम ने लाश को पिछली सीट से निकालकर डिक्की में डाला और कुछ देर के लिए गैराज से निकलकर खुली हवा में आ गए। माइकल भी अब तक गेस्ट रूम के कंफर्ट में अपने आप को एडजस्ट कर चुका था। उसके हाथ में वो ड्रिंक थी जिसमें पहले से बेहोशी की दवा मिलाई जा चुकी थी। ईशानी को आता देख उसने ड्रिंक साइड में रख दिया। ईशानी गेस्ट रूम में पहुंची तो माइकल से ऐसे मिली जैसे कोई माँ अपने बेटे से मिलती है। उसके हाथ में पानी की वही बोतल थी जो उसने रीना को दी थी। अरे ये क्या, गेस्ट रूम में किसी ने पानी नहीं रखा? ये लो, ये वाटर बॉटल रख लो। और हाँ, बहन की शादी की तैयारियों में आए हो, वोडका की पूरी बोतल खत्म होनी चाहिए। चलो आज आराम करो, कल देखते हैं क्या करना है। मैं खाना भिजवाती हूँ। हाँ, इतना कहते हुए ईशानी बाहर चली गई। बाहर आकर ईशानी ने ड्राइवर घनश्याम को खाना लाने को कहा, अपने लिए भी और माइकल के लिए भी। घनश्याम खाना लेने गया तो राजीव अकेला नीचे क्या करता, वो ऊपर आ गया। ईशानी ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और उसे बालकनी में जाने को कहा। जब राजीव बालकनी में जा रहा था तो स्मोकिंग एरिया से बाहर आते हुए माइकल ने उसे देख लिया। ये तो वही आदमी है जिसने मुझे रिहाब सेंटर में डाला था। ये आज इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? माइकल को जो थोड़ी बहुत चढ़ी थी सब उतर गई। उसे बार बार किसी अनहोनी का होने का अंदेशा हो रहा था। वो वापस अपने कमरे में लौट आया और उसने वोडका पीने के बजाय फ्लावर पॉट में डालना शुरू कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए एक गिलास उसके हाथ में था। तकरीबन 1 घंटे बाद ड्राइवर घनश्याम उसके कमरे में स्पाइसी स्टार्टर लेकर आया। उसके पीछे पीछे आई ईशानी ने माइकल को पहले बोतल ख़त्म करने को कहा और बालकनी में चली गई, जहां ड्राइवर, राजीव और ईशानी तीनों ने पैक बनाए और बिरयानी खाई। रात के 11 बज चुके थे जब ईशानी ने गेस्ट रूम में जाकर माइकल को देखा। वो अभी भी अपने बेड पर बैठा हुआ था। वोडका की बोतल खाली थी लेकिन माइकल की आंखें अभी भी खुली थी। उसके बाद 11:30 बजे प्लेट्स लेने के बहाने घनश्याम गेस्ट रूम में गया। खुद को जगाए रखने के लिए माइकल अपने रूम में वॉक कर रहा था। जब घनश्याम ने बाहर आकर ईशानी को बताया कि पूरी बोतल खाली करने के बाद भी वो वॉक कर रहा है तो राजीव ने कहा, ऐसे में माइकल को कंट्रोल करना मुश्किल होगा और उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा 2 लाशों को एक साथ मुंबई से बाहर ले जाना। हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। सुबह 4 बजे हमें निकलना भी है। ईशानी ने कहा, ठीक है, ये काम हम किसी और दिन कर लेंगे। सुबह 4 बजे मिलते हैं। गुड नाइट। नेक्स्ट डे 25 अप्रैल 2012। सालों बाद ईशानी का पहला पति सौरभ दास ईशानी से मिलने आया था। ईशानी के सामने सोफे पर बैठा सौरभ आज भी वैसा ही लग रहा था जैसा वो जवानी के दिनों में लगा करता था। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले सौरभ। जब तुम मुझसे और बच्चों से मिलने आते और एक दूरी बनाकर बैठ जाते थे, देखो जरा खुद को, आज भी तुम वैसे ही बैठे हो, एक दूरी बनाकर। तुम्हारी हर बात से यही लगता था कि ये वो बात नहीं है जो तुम कहना चाहते हो। और क्या था वो सवाल जो तुम्हें मुझसे पूछना था, जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था? सौरभ ने ईशानी की तरफ देखा और कहा, ईशानी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि रीना और माइकल मेरे बच्चे नहीं हैं। इतना कहते ही जवान सौरभ के चेहरे पर छुरियां निकल आईं और वो किसी 50 साल के आदमी की तरह दिखने लगा। ईशानी इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। उसे गुस्सा और रोना एक साथ आने। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ईशानी कि रीना और माइकल देवेंद्र बोरा के बच्चे हैं।
तुम्हारे अपने बाप के बच्चे। ईशानी उठकर इस बुरे सपने को तोड़ देना चाहती थी, लेकिन तभी पीछे से उसके कंधों को 2 हाथ ने कस के पकड़ लिया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ईशानी कि इसलिए तुम उन दोनों बच्चों से इतनी नफरत करती रही कि उन्हें अकेले मरने के लिए छोड़कर चली आई। ईशानी ने इस बार उठने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उन हाथों के नाखून ईशानी के बदन में घुसते चले गए। दिखा कि एक चेहरा जला हुआ, झुलसा हुआ। ईशानी, ईशानी! राजीव की तेज आवाज से ईशानी की नींद टूटी। सो रही हो क्या तुम? उसका हाथ छोड़ो। ईशानी ने खुद को संभाला और देखा तो रीना के हाथ पर उसके नाखूनों के निशान बनाए थे। उसने मोबाइल में टाइम देखा, सुबह के 4 बज रहे थे। घनश्याम कार चला रहा था। उसके साथ वाली सीट पर बैठा था राजीव और पीछे की सीट पर थी ईशानी और रीना। कार बाहर निकलती उससे पहले ईशानी ने रीना के कपड़े ठीक किए थे, उसके बालों को सलीके से जमाया था, उसकी बॉडी पर परफ्यूम लगाया था, उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाई थी। पर अफसोस कि ये सब देखने के लिए रीना नहीं थी। ईशानी ने राजीव से कहा, I'm fine. उसके बाद ड्राइवर से कहा, इस बार रास्ता मत भूलना घनश्याम। घनश्याम भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने गूगल मैप पर लोकेशन डाली, कार की स्पीड को बढ़ाया और अब मंजिल थी तहसील पेन, मुंबई का मोस्ट फेमस डंपिंग ग्राउंड ऑफ डेड। कुछ ही घंटे में पेन के जंगल दिखाई देने लगे। धीरे धीरे सुबह होने लगी थी। घनश्याम ने कार को एक कच्चे रास्ते पर ले लिया और घना जंगल शुरू हो गया। जंगल इतना घना था कि यहाँ सुबह अभी तक नहीं पहुंची थी। घनश्याम ने एक जगह जाकर कार को रोक दिया। सबसे पहले घनश्याम कार से निकलने से पहले उसने ईशानी के कहने पर अपने जूते उतारे और सादलाई स्पोर्ट्स शूज पहन लिए। घनश्याम जब मुआयना कर चुका तब ईशानी और राजीव कार से बाहर निकले। इन दोनों ने भी वैसे ही स्पोर्ट्स शूज पहन लिए थे। अब बारी थी रीना की बॉडी को बाहर लाने की, लेकिन उससे पहले ज़रूरत थी एक गड्ढा खोदने की जिसमें उसे दफनाया जा सके। राजीव ने कुछ झाड़ियों को हटाकर देखा तो उसे पहले से बना एक गड्ढा मिल गया, जो छोटा ज़रूर था लेकिन उससे काम जल्दी हो सकता था। घनश्याम और राजीव ने रीना की बॉडी को उठाया और उस गड्ढे में डाल दिया। रीना को उस छोटे गड्ढे में फिट करने के लिए उसकी बॉडी को ऐसे एडजस्ट किया गया कि उसके घुटने उसके सर को छू रहे थे। ईशानी ने जब रीना की बॉडी को ऐसे देखा तो उसके मुंह से निकल गया, ये रहा रीना का 3 BHK फ्लैट और ये रहा उसका वेडिंग गिफ्ट। ये कहते हुए उसने साड़ियों के पैकेट रीना की बॉडी पर फेंक दिए। ईशानी नहीं चाहती थी कि रीना की शिनाख्त कभी हो सके, इसलिए उसने बॉडी दफनाने से पहले जलाने को कहा। घनश्याम फटाफट 5 लीटर पेट्रोल की बोतल लेके आया जो गाड़ी की डिक्की में पहले से ही रखी हुई थी। उसने रीना पर पेट्रोल डाला और उसे जलाने जा ही रहा था कि ईशानी ने उसे रोक दिया। रुको, थोड़ा और उजाला होने दो। अंधेरे में आग दूर से दिखाई देगी जिसे देखकर कोई भी यहाँ आ सकता है। कुछ 10 मिनट बाद जब सूरज थोड़ा सा साफ दिखाई दिया तो खुद ईशानी ने रीना की बॉडी पर माचिस की तीली को फेंका। रीना को मरे ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके थे। उसकी बॉडी न करना शुरू कर दिया था और जब उस पर इतना पेट्रोल डाला गया तो लपटें तेज़ी से ऊपर उठने लगी और जल्द ही बॉडी के जलने की बू आने लगी। बॉडी की लपटों में ईशानी सिर्फ रीना के चेहरे को घूरे जा रही थी। जैसे ही चेहरा पूरी तरह जल गया, ईशानी ने कहा, इतना काफी है, मिट्टी डालो और चलो यहाँ से। तीनों कार में बैठे। तीनों ने अपने स्पोर्ट्स शूज उतारकर एक बैग में डाले और अब मंजिल थी ईशानी की बिल्डिंग मून और टारगेट था माइकल। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ईशानी ने राजीव और घनश्याम को कहा, जब मैं कहूं तब ऊपर आना। ईशानी अभी भी माइकल के मर्डर का चांस लेना चाहती थी, जैसे उसकी कोई दबी हुई ख्वाहिश हो एक ही दिन भाई और बहन को ख़त्म कर देने की। ईशानी ऊपर गेस्ट रूम में पहुंची तो माइकल बेड पर नहीं था। उसने बाथरूम में चेक किया तो यहाँ भी नहीं था। स्मोकिंग एरिया, बालकनी, दूसरे रूम्स, माइकल कहीं नहीं था। ईशानी ने माइकल को कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर ईशानी ने घनश्याम को कॉल किया और कहा, देखो अगर माइकल आसपास दिखाई दे, लेकिन माइकल नहीं मिला। उस रात माइकल रात भर नहीं सोया। उसे डर था कि अगर वो सो गया तो शायद उठे ही ना, और अगर उठे भी तो किसी ऐसी जगह जहां उसके लिए जीना आसान नहीं होगा। इसलिए सुबह के इंतज़ार में माइकल जागता रहा और सुबह होते ही पहुंच गया एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधा गुवाहाटी। ईशानी ने नीचे आकर कार से रीना का बैग और मोबाइल ले लिया।
उसने 3 जोड़ी स्पोर्ट्स शूज का बैग राजीव को पकड़ा दिया और कहा, कोलकाता पहुंचते ही फेंक देना। फिर उसने घनश्याम से कहा, कार को अंदर और बाहर से पूरा वॉश करवाना, उसके बाद ही रेंटल कार वालों को लौटाना। और हाँ, अगर ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो याद रहे, जंगल में जगह की कोई कमी नहीं है, समझ गए ना? ईशानी ने धमकी भले ही घनश्याम की तरफ देख कर दी थी, लेकिन राजीव इतना भी बेवकूफ नहीं था कि बात का मतलब न समझता। ईशानी रीना का सामान लेकर अपने फ्लैट में चली गई। राजीव जूते लेकर कोलकाता निकल गया और घनश्याम कार लेकर वॉश कराने। कार को अंदर से क्लीन करते हुए सर्विस बॉय को एक पैकेट मिला जो उसने घनश्याम को दे दिया। पैकेट किसी बुक जितना बड़ा था, लेकिन अंदर से हैवी था। घनश्याम ने पैकेट बैग में डाला और आराम करने अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे 26 अप्रैल 2012। घनश्याम ने दोपहर को ईशानी को कॉल किया। हेलो मैडम, कार से एक पैकेट मिला है, उसे लौटाना था। ईशानी ने कहा, घनश्याम, पैट्रिक कल रात ही यूएस से वापस आए और आज सुबह ही हम गोवा आ गए। एक काम करो, तुम भी छुट्टी ले लो और पैकेट को अपने पास ही संभाल कर रखना, ओके? छुट्टी और पैकेट में से घनश्याम ने छुट्टी पर कंसंट्रेट किया और पैकेट लेकर घर चला गया। घनश्याम के घर में बच्चे थे, इसलिए उसने वो पैकेट बच्चों के हाथ से बचाने के लिए ऊपर बने छज्जे पर रखना चाहा। उसने एक स्टूल लिया और ऊपर चढ़ा। उसका बैलेंस बिगड़ा, उसके हाथ से पैकेट फिसला, जमीन पे गिरा और एक जोर से आवाज आई, एक गोली सामने खड़े घनश्याम की बेटी के गले के बिल्कुल पास से होते हुए दीवार में जा धंसी। घनश्याम अगर एक अच्छा बाप होता तो बेटी को गले से लगा लेता, लेकिन उसने पहले पैकेट खोलकर देखा जिसमें कंट्री मेड पिस्टल यानी देसी कट्टा रखा हुआ था। पैकेट खुलते ही बारूद की बदबू उसके छोटे से घर में फैल गई। यह वही कट्टा था जिसे फेंकने की कोशिश में घनश्याम पकड़ा गया, जिसकी वजह से रीना बोरा मर्डर केस 3 साल बाद ही सही लेकिन खुला, और ऐसा खुला कि आज भी मीडिया के लिए नशा बना हुआ है, जिसकी लत से ना तो अखबारों के पन्ने बचे और ना ही बड़े बड़े न्यूज चैनल के स्टूडियो। 1000 करोड़ की लाश। 1000 करोड़ की लाश। Narrated by Nawazuddin Siddiqui. 2015 बॉम्बे हाई कोर्ट। जहां तक नजर जा रही थी वहां तक मीडिया की ओबी वैन खड़ी थी। हाई कोर्ट की सीढ़ियों पर माइक और कैमरा लेकर खड़े लोगों का हुजूम बता रहा था कि रीना बोरा मर्डर केस कितना बड़ा हो चुका है। अचानक से भीड़ में हलचल मच गई। पुलिस दौड़ती हुई आई और हाई कोर्ट की सीढ़ियों पर जमा हो गई। वो पुलिस वैन बस पहुंचने ही वाली थी जिसमें ईशानी, राजीव और घनश्याम को लाया जा रहा था। कुछ ही मिनट में एक नेवी ब्लू वैन आके रुकी, जिसे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। मीडिया ओबी वैन की छतरियां घूमने लगी और देश के हर टीवी पर लाइव का बटन ब्लिंक करने लगा। वैन का दरवाज़ा खुलता उससे पहले घनश्याम ने उसकी जालियों से बाहर झांकने की कोशिश की और 1 सेकंड में सैकड़ों फ्लैशलाइट्स उस पर आ गिरी। घनश्याम ने डरकर अपना चेहरा छिपा लिया और जब पुलिस ने तीनों को बाहर निकाला तो ऐसा लगा जैसे कैमरा फ्लैशलाइट के सामने आज सूरज भी फीका पड़ जाएगा। कुछ ही देर में ईशानी मुखर्जी, राजीव खन्ना और घनश्याम को कोर्ट में लाया गया। जितनी भीड़ बाहर थी उतने ही लोगों से कोर्ट भी खचाखच भरा हुआ था और वहीं सबसे आखिरी लाइन में एक कोने में बैठा था रोहित। पुलिस के कहने पर रोहित पहले से ही कोर्ट में पहुंच चुका था। इन तीनों को हथकड़ियों से बंधा देख रोहित को गुस्सा भी आया और सुकून भी। उसने अपने अंदर चल रही एक लंबी बेचैनी को आखिरकार खत्म होते देखा। आदमी तब भी तसल्ली कर लेता है जब उसका कोई अपना मर जाए, लेकिन आदमी तब क्या करे जब एक दिन अचानक उसका कोई अपना गायब हो जाए। अपने मिसिंग बच्चों, मिसिंग पार्टनर्स और मिसिंग पेरेंट्स को लाखों लोग हर दिन ढूंढते रहते हैं। शायद कहीं दिख जाए, शायद कहीं मिल जाए, शायद कहीं से कोई फ़ोन आ जाए, लेकिन वो शायद कभी नहीं आता। फिर सारी उम्र ऐसे कटती है जैसे खुद में कोई उम्र कैद काट रहा हो। बाकियों को सज़ा मिलनी अभी बाकी थी, पर रोहित पिछले 3 सालों से यह सज़ा काट रहा था। रोहित ने खुद को संभाला क्योंकि ये वक्त कमज़ोर दिखने या कमज़ोर पड़ने का नहीं था। उसे रीना को जस्टिस दिलाना था और उसने कटघरे में सबसे पहले जिसे खींचा वो थी मुंबई पुलिस। रोहित ने बताया कि रीना के गायब हो जाने वाले दिन जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो मून बिल्डिंग के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन गया और वहाँ पूरी कहानी बता दी, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। हवलदार बिल्डिंग तक आए,
इधर उधर से पूछताछ की और चले गए। उसके बाद वो दोबारा पुलिस स्टेशन गया, जहाँ काफ़ी इंतज़ार के बाद उससे कहा गया कि तुम और रीना जहाँ रहते हो उस एरिया के पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ मिसिंग रिपोर्ट लिखवाओ। रोहित अगले दिन सबसे पहले अपने एरिया के पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ उससे कहा गया जहाँ रीना को आखिरी बार ड्रॉप किया था उस एरिया के पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ मिसिंग रिपोर्ट लिखवाओ। रोहित उसी दिन उस एरिया के पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ उससे कहा गया बेटी अपनी माँ के साथ गई है। भला माँ से कैसा खतरा? ये तो मिसिंग रिपोर्ट लिखने का कोई ग्राउंड ही नहीं हुआ। माँ के साथ बेटी मिसिंग कैसे हो सकती है? लो बताओ। याद रखने के लिए बता दूं कि यह सब देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में हो रहा था। रोहित कई हफ्तों की कोशिशों के बाद भी मुंबई पुलिस से रीना की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवा पाया। उसे तसल्ली देने के लिए इस केस की सिर्फ डायरी एंट्री की गई, जिसे किसी ने याद तक नहीं रखा, क्योंकि अगर याद रखा होता तो यह केस 2012 में मर्डर के 1 महीने बाद ही सॉल्व हो गया होता, जब रायगढ़ के जंगलों में पुलिस पाटिल को रीना की लाश मिली थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुंबई में जहां मिसिंग रिपोर्ट को डायरी एंट्री कर भुला दिया गया, वहीं रायगढ़ में जली हुई लाश मिलने पर भी शिनाख्त की कोशिश नहीं की गई। कुछ किया गया तो सिर्फ डायरी एंट्री। जैसे ही रोहित के बयान बाहर आए, इस केस में अपनी पीठ थपथपाने वाली पुलिस अपना मुंह छिपाने लगी। केस का ये उतार चढ़ाव लोगों को पसंद आ रहा था, इसलिए मीडिया भी अपनी मर्जी से मसाले लगा रहा था। निकम्मे सिस्टम की पहली मार सरकार पर पड़नी चाहिए, और हुआ भी वही। केस बहुत बड़ा था, सरकार दबाव में आने लगी, उसे भी खुद को जिम्मेदार दिखाना था, और इसलिए केस मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया।